नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। दिल्ली में समय के साथ साथ चुनावी तैयारी भी सियासी पार्टियों की दिखने लगी है। आज बीजेपी की तरफ से 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले दिल्ली के दंगल में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से योजनाओं की दिल्ली वालों को सौगात दी और अब सरकार के खिलाफ आपदा वाला जबरदस्त हमला किया है, उससे साफ है कि दिल्ली में जुबानी जंग का आलम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जिसकी झलक आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देखने को मिली। उन्होंने केजरीवाल के 10 साल का हिसाब मांगने वाले सवाल का जवाब दिया। कहा, हमारे पास गिनाने के लिए इतने काम हैं कि उन कामों में से 1/3 काम अगर आम आदमी पार्टी झुठला भी दे तो भी हमारे कामों के आसपास भी नहीं पहुंच सकेंगे। और इसी मौके पर शीश महल के बहाने अमित शाह ने केजरीवाल से सवाल पूछा। कहा कि 45 करोड़ के शीश महल का जवाब दिल्ली वालों को कौन देगा। ये तंज करते हुए शाह ने कहा, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और इस पर आम आदमी पार्टी ने भी काउंटर अटैक किया है। कहा जा रहा है कि शीश महल की वो लोग क्या बात करेंगे जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के आपदा वाले बयान पर यह कहा कि मेरे काम को आपदा नहीं बल्कि आशीर्वाद कहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली में जोरदार टक्कर, किसकी आपदा किसका अवसर। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं और उसके बाद सवालों का जिक्र। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। कि आपने क्या किया इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। आइए जल्दी से आज दहाड़ के सवालों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, वो ये कि बीजेपी की लिस्ट आई, किन सीटों पर मुकाबला हाय। दिल्ली में जोरदार टक्कर, किसकी आपदा किसका अवसर। पीएम के बाद अमित शाह का प्रहार, दिल्ली में खुलेगा विजय का द्वार। मुफ्त बिजली पानी पर गदर, आपके ऐलान का कितना असर। कहीं पर जय भीम, कहीं पर जय मीम, कौन किसकी बी टीम है। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केपी मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में संदर्भ श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आरपी सिंह सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि बयानबाजियों में बीजेपी हमलावर है, लेकिन उससे ज्यादा नजर थी बीजेपी की लिस्ट आने की, जिसमें 29 सीटों पर आज अपने कैंडिडेट्स के नाम का आपने ऐलान कर दिया। आपसे आए 4 नेताओं को आपने टिकट दिया है और कांग्रेस से आए 3 नेताओं पर भी आपने भरोसा जताया है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी सर किस तरीके की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके काम का हिसाब मांगते हैं, उस पर रैली के दौरान आपकी तरफ से जवाब भी दे दिया जाता है, लेकिन सीटों पर स्ट्रैटेजी बीजेपी की क्या है कि अपने बेस्ट पॉसिबल चांस को बीजेपी इनकैश कर पाए। हमने अपने बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट, आप एक सीट पे चर्चा करेंगे, हमारे बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट।
हमारी पार्टी में आके तो इसलिए वो हमारे आरपी सिंह सर, मुझे आप कुछ सेकंड्स दीजिएगा, आपका समय ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। उतनी देर में सिद्धार्थ शर्मा आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ अपने 29 सीटों पर आज लिस्ट की घोषणा की है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के बीच में दिल्ली की जनता दरअसल ये सच में जानना चाहती है कि इस 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया कि उसको दोबारा से मौका दिया जाए। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की भी बात करती है, बीजेपी ये भी कहती है कि जितने वादे आपने किए उतने पूरे नहीं किए, और फिर से आप नए वादों की बौछार जनता के सामने लेकर आए ताकि चुनाव जीत सके। लेकिन ऑन ग्राउंड जनता तो इसी बात से कन्विंस होगी कि जो आपने कहा था वो किया क्या, और जो कह रहे हैं वो कर पाने की संभावना कितनी है। जी पूर्णिमा जी, जो आज भाजपा की लिस्ट जारी हुई है उसमें दो उनके जो स्टार खिलाड़ी हैं उनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है। एक मोदी जी का नाम नहीं दिख रहा है, दूसरा वीरेंद्र सचदेवा जी का नाम नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों तो इस चुनाव से भाग गए, इतना तो समझ में आ गया। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, उस सवाल का संदर्भ ये है कि कल भारत के भाजपा के यशस्वी प्रधान जी ने कुछ सवाल उठाए थे और उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा नाम रख दिया था, आपदा। तो भाजपा के प्रधान जी ने जो कल, हम सबको पता है कि दिल्ली जब चुनती है तो दो सरकारें दिल्ली चुनती है। देश के प्रधानमंत्री, एक सरकार, देश के प्रधानमंत्री सर, पद है देश के प्रधानमंत्री। हाँ तो भाजपा के प्रधान जी हुए ना जी, देश के प्रधानमंत्री भी साथ में। जी लगा दिया मैंने, भाजपा के प्रधान जी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में जब लोग सरकार चुनते हैं तो दो सरकारों को चुनते हैं। एक सरकार चुनते हैं सुरक्षा के लिए, एक सरकार चुनते हैं सुविधा देने के लिए। तो कल भाजपा के प्रधान जी ने जो 43 मिनट बातें की, उसमें से 39 मिनट तक जो सेवा प्रदान करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको खूब बुरा भला कहा। लेकिन आश्चर्य यह है कि उनके हिस्से का जो सुरक्षा थी, जिसमें कि गुजरात में बैठे हुए गैंगस्टर दिल्ली में हो रहे गैंगवार की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और गुजरात के ही प्रधान जी भी हैं और गुजरात के ही गृह मंत्री हैं, वो दोनों दिल्ली में ही रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। तो उनका जो मौन है ना, ये बहुत कुछ बोलता है। तो खैर भाजपा की, इसीलिए मेरे ख्याल से भाजपा के प्रधान जी ने जो कल कहा कि दिल्ली के भाजपा में आपदा आई हुई है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। भाजपा में सच में आपदा है। उनका गम तो यह है कि दिल्ली में अवसर ही नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद तो आम आदमी पार्टी के पास है। भैंस बिहारी डीएनए की बात करने वाले को अगर काम पर बोलना पड़े तो उसको तो आपदा ही दिखेगी। ऊपर से भाजपा के पास न तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, न गैंगस्टर राज से छुटकारा दिलवाने का कोई उपाय है, तो भाजपा में आपदा तो है ही। आश्चर्य ये कि 56 इंच के हिंदू हृदय सम्राट ने कल ये नहीं कहा कि हिंदू पुजारी को वो 21,000 रुपए की शुभ राशि देंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि खुद 10 लाख का सूट पहन के 2700 करोड़ के घर में रह के 8800 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले को हिंदू संस्कृति के असली संवाहक जो पुजारी हैं उनके बारे में उनसे उनको क्या लेना देना। 18 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा देने वाली आम आदमी पार्टी, 22,000 नए क्लासरूम बनाने वाली, 3 नई यूनिवर्सिटी खोलने वाली, 6 नई यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने वाली, 11 नए वोकेशनल कोर्सेस खोलने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को, जब उत्तर प्रदेश में 7 लाख विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए, पूरे भारत में 37 लाख विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए भाजपा के राज में, वो भाजपा का राज अगर शिक्षा पर बात करे तो लगता है कि हमारे पुराणों में ना, जब कहा गया था कि रावण साधु के वेश में आके सीता का हरण किया था, तो वो ठीक ही कहा था। ठीक है, लेकिन सर आपको इसमें जो नाम आप तलाशने की कोशिश इस लिस्ट में कर रहे थे, आपको वो तो नजर नहीं आए। लेकिन पता नहीं आपको इसमें कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, करतार सिंह, एनडी शर्मा का नाम नजर आया कि नहीं आया, क्योंकि आप उनको अपने पास रख लेते, अपने पास बचा लेते, मुझे लगता है आपको मजबूती देते सर। बहरहाल मैंने काम आपसे पूछे, आपने उन कामों का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ आरपी सिंह सर जुड़े हैं तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, आरपी सिंह सर आपके पास आते हुए। ठीक है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म है सर? क्यों मुझे आ रही है, आपको आ रही है? परफेक्ट है, परफेक्ट है सर। काम बता दिए इन्होंने कि इन्होंने दिल्ली में क्या क्या काम किए। अब आप कहते रहिए कि आपदा 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 दिल्ली में आई है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी में आपदा आई है। हालांकि कल इस पर चर्चा सर कर ली है, लेकिन उसके बावजूद शीश महल से लेकर फिर इधर आ जाता है 10 लाख का सूट, ये सब कुछ तो चल ही रहा है सर। लेकिन दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि कौन उस कुर्सी पर बैठे जो दिल्ली की जनता के लिए वाकई में काम करे, डूबती हुई दिल्ली से छुटकारा दिलाए, पोल्यूशन से छुटकारा दिलाए, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको दिल्ली में लागू करे ताकि किसानों को भी फायदा मिले, युवाओं को भी फायदा मिले, कॉलेजेस में पढ़ने से लेकर तमाम चीजों का फायदा मिले। सर तो आपदा तो आपने गिना दी कि दिल्ली के अंदर
सिद्धार्थ जी को बोलिए जरा बाहर जाएं और जरा लंबी सांस लेकर एक बार दिखा दें एक बार, उसका थोड़ा जो बच जाए तो मुझे बता दें, मैं गंगाराम जब बीएल कपूर मेरे बगल में हॉस्पिटल में इलाज करा दूंगा। जरा नलके से पानी पीकर दिखा दें, अपने घर पे जो नल से जल आता हो। एक हफ्ते बाद फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं इलाज करा दूंगा। कोई सरकारी अस्पताल में तो इलाज होता नहीं, ना मोहल्ला क्लिनिक से कोई दवाई मिलती है, ना टेस्ट होते। मोहल्ला क्लिनिक में तो टेस्ट के नाम पे 65,000 टेस्ट नकली होते हैं, तो इसलिए टेस्ट तो हो नहीं पाएंगे, वो मुझे ही करा कर देने पड़ेंगे। अगर इनको फिर भी लगता हो कि फिर ठीक है तो जरा दिल्ली की बसों की हालत देख लें एक बार जाकर। दिल्ली में आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी, 15,000 बसें। आज लगभग 7200 बसें हैं दिल्ली के अंदर, और 1900 बसें उसमें से केंद्र सरकार मोदी जी ने दी हुई है। तो जरा समझ लें कि क्या स्थिति है दिल्ली के बसों की। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर 15,000 बसें करेंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी देंगे, जो ये नहीं दे पाए, ताकि आपके घर से लेकर बस स्टैंड से आगे आपको छोड़ने तक की सुविधा दे पाए, ताकि ये जो आज पोल्यूशन की दिक्कत है वह कम हो सके। अच्छा, ये अभी स्कूल की बात कर रहे थे, इनसे पूछ लीजिए 1.5 लाख बच्चे पिछले 3 साल से 9वीं और 11वीं के क्यों रोक लेते हैं हर साल। ये सिर्फ इसलिए कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना है, इसलिए 9वीं और 11वीं के 1.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। जरा पूछ लीजिए क्यों रोक लेते हैं 1.5 लाख बच्चा हर साल। क्या उनको समझ लगती है कि 1.5 लाख बच्चा इनको रोकना पड़ता है हर साल। इन्होंने कहा था हम नए कॉलेजेस खोलेंगे, 200 नए कॉलेजेस खोलेंगे, वादा किया था। जरा एक कॉलेज का नाम बता दे जो इन्होंने खोला हो। भाई हमने ये 200 कॉलेज नए कॉलेजेस खोल दिए। अगर याद हो, आपके फोन पे शायद आ रहा, मेरे फोन पे तो नहीं आ रहा, वाईफाई फ्री का वादा किया था दिल्ली में 15 लाख कैमरों की। एक सेकंड मैं तो 15 लाख कैमरों की बात करी थी। अभी तो मैं वो सबकी बात ही नहीं कर रहा जिसको लेकर केजरीवाल जी की शक्ल याद आती है दिल्ली के लोगों को। वो एक के साथ एक बोतल फ्री, वो गुरुद्वारा और मंदिरों के बाहर शराब के ठेके, वो नजर आते हैं कि किस प्रकार से शराब में घोटाला किया, शराब में एक्साइज का घोटाला किया, और उससे गोवा में जाकर पैसे खर्च कर इलेक्शन लेने की कोशिश करी। तो वो तो सब लोगों को अभी याद आते हैं, इनका चेहरा देखकर। हर आदमी को चेहरा देखकर केजरीवाल साहब को याद आता है। और ये किसकी बात करें, शीश महल में जरा पूछ लीजिए कितने टॉयलेट लगाए थे सोने वाले। 12-12 लाख का एक टॉयलेट, 12 शौचालय, 12 टॉयलेट सीट्स लगवाई थी। जरा उसका भी हिसाब बता दें क्या क्या नहीं है। तो असल में क्या है कि ये दिल्ली जानती है ये आपदा है, और इस आपदा से अब छुटकारा चाहिए। ठीक है, और ऐसी सरकार चाहिए जो कि जमीन पर काम करे। सिद्धार्थ शर्मा जी अपने साथ बहुत सारे कटिंग्स लेकर बैठे हैं इस वक्त, और अगर कटिंग मेरे पास भी है। हाँ। कटिंग मेरे पास भी है, कटिंग मैं दिखाता हूँ। नहीं आप भी दिखाइए। वो दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रॉड केसेस 3,42,000 के आयुष्मान योजना के तहत मिले, 56,000 अननेसेसरी सर्जरीज कर दी गई। फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे 11 लाख स्टूडेंट से ऊपर स्कूल से बाहर हो चुके हैं, और जिसमें मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए। कुछ ऐसी कटिंग्स इस वक्त वो दिखा रहे हैं सिंह साहब। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ। मैं तो 65,000 टेस्ट नकली है, मुकदमा चल रहा है। अब पता नहीं कब जेल में फिर जाना पड़े उस मुकदमे के चलते। वो जांच होगी पूरी, उसमें मुकदमा दर्ज होने वाला होगा इनके खिलाफ। जो बता दें कि 65,000 टेस्ट दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में नकली कराए नहीं कराए इन लोगों ने। एक ही नंबर पर 500 टेस्ट कराए नहीं कराए इन लोगों ने। ठीक है, जरा इनसे एक बात दिल्ली में पूछ लीजिए कि कितने नए कॉलेजेस खोले। 200 का वादा था, कितने नए कॉलेजेस खोले, जरा इसकी जानकारी दे दे, समझ लग जाएगी बात। और वो 370 पेज की एक रिपोर्ट है मेरे पास, जो ये दिखाते थे, कॉपी में लेकर आया हूँ। वो शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पेज की रिपोर्ट दिखाते थे, भ्रष्टाचारी। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरवाजे पे जाकर माथा टेकते थे, अपॉइंटमेंट मांगते थे। अरे भैया अपॉइंटमेंट दे दो। अभी से आज से 6 महीने पहले तक उनके साथ पहले चुनाव इकट्ठे लड़े थे। आज से 11 साल पहले उनसे सपोर्ट लेकर सरकार बनाई थी। तो वो ये बात करेंगे, भ्रष्टाचार की समझ नहीं लगती। बाकी तो करे। और एक और कह देता हूँ, हाँ दिल्ली में पाप की हांडी 1 या 2 बार चढ़ सकती है, बार नहीं चढ़ सकती। ठीक है सर, चढ़ गई, अब बार नहीं चढ़ेगी। और ये धारे एक सुनिए एक आगे धारे में एक मिनट। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली है मनमोहन जी, उनकी अप्रैल की जरा रूलिंग पढ़ लीजिए दिल्ली के स्कूलों के बारे में।
मैं आपको भेज रहा हूं तुरंत। ठीक है, जरा भेजिएगा क्या सर, कहते हैं लेकिन वो क्योंकि अभी अभी आप लोगों की एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और उसमें आपने तय किया है कि भाई घर घर जाएंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने वाले हैं। तो मुझे लगता है जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे तो ज्यादा शायद फायदा। और जो स्ट्रैटेजिक आपकी क्या है सीटों को लेकर, उसका जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी मिल पाएगा। इसी बीच में सिद्धार्थ शर्मा जी आपके पास मैं काउंटर के लिए आने से पहले एक बार रंजीत मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। रंजीत मिश्रा जी, क्या हाल है ये बताइए जरा मुझे। आप क्लियर करना चाहूंगी, इसको पता नहीं सिद्धार्थ जी मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन चर्चा करने वाले इस बात की चर्चा करें कि इस बार आम आदमी पार्टी की जो ज्यादा घबराहट है वो कांग्रेस से है। कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में पूरी तरीके से डेंट करने के मूड में है और कांग्रेस का ये डेंट बीजेपी को फायदा पहुंचा देगा। है क्या ऐसा? पूर्णिमा जी, ऐसा है कि 10 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार रही और केंद्र में मोदी जी की सरकार रही। दोनों की मिली भगत से, दोनों की जुगलबंदी से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल हो गया। आपको ध्यान होगा कि ये सरकार जब केजरीवाल जी की बन रही थी तो उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जेल गए। और लोकपाल को लेकर आपको ध्यान होगा इन्होंने कितना शोर शराबा किया था। आज तक दिल्ली में लोकपाल क्यों नहीं गठित हुआ, पंजाब में क्यों नहीं हुआ जहां इनकी सरकार है। तो ये केवल कहने के लिए कुछ कहते हैं, करने में बिल्कुल विपरीत है। और अभी शीश महल की बात ये करते हैं आरपी सिंह साहब, तो केवल शीश महल नहीं बना, उसी समय में मोदी जी ने भी आपदा में अवसर ढूंढा और सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट उसी समय में हजारों करोड़ खर्च उन्होंने किए। जिस समय में कोरोना काल में लोगों की मदद करनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने महलों को बनाने में लग गए। और दिल्ली से लोगों का जिस तरह से पलायन हुआ, जिस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली, ये दुनिया के सामने है। पूर्णिमा जी, एक बात मैं बताता हूं कि आपको ध्यान होगा कि जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी 10 वर्ष पहले, तो वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने वाले थे, यमुना नदी को टेम्स नदी बनाने वाले थे। वास्तव में क्या हुआ, आज यमुना की स्थिति देख लीजिए, उस गंदगी को देख के आंखों में आंसू आएंगे आपको। ठीक है। और दूसरी बात, प्रदूषण की स्थिति इन दोनों सरकारों ने इस स्तर पर पहुंचा दी कि दिवाली के आसपास से लेके और अभी तक का जो समय होता है सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जब सत्ता में आए थे तो फिर तो वो बड़ा घर भी नहीं लेना चाहते थे, बड़ी गाड़ी भी नहीं लेना चाहते थे, तो पर ली ना फिर उसके बाद सर अब ली भाई, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। अब वो कितने का बना कितना नहीं सर, लेकिन सेंट्रल विस्टा का जो पूरा निर्माण और जिन फेजेस में हो रहा है सर, प्रधानमंत्री रहते नहीं है ना वहां पर, ये दिल्ली है ना, सेंट्रल विस्टा है ना सर। आप उसके लार्जर पर्सपेक्टिव पे उसको मुझे लगता है समझने की बजाय उसको अननेसेसरी एक नैरेटिव सेट करते हुए चुनावों में लाने का मुझे सर उसमें कोई औचित्य समझ में आता नहीं है। लेकिन इसका जवाब सिंह साहब देंगे, उससे पहले जल्दी से पूर्णिमा जी मुझे 15-20 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। बोलिए। देखिए, इन लोगों ने दिल्ली को लंदन पेरिस तो नहीं बनाया, ये गड्ढों का शहर हो गया। एक एक रोड को आज बनाया जाता है, 4 दिन में पहली बारिश में वो सड़कें धुल जाती है, गड्ढे भर जाते हैं, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लैंड पूलिंग पॉलिसी इन लोगों ने लाई थी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत से 2008 से अभी तक लैंड पूलिंग पॉलिसी ये लोग क्रियान्वित नहीं कर सके और दिल्ली देहात के लोगों के साथ लगातार ये लोग इनजस्टिस करते रहे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें दोनों की मिली भगत है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल किया है और प्रदूषण का यह स्तर कर दिया कि दिल्ली में लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, ये केपी मलिक साहब मुद्दे, ये है दिल्ली के मुद्दे। सियासी बयानबाजी तो एक टेम्परामेंट सर सेट करने के लिए ठीक है, एक बोलेगा दूसरा उसका जवाब देगा, चर्चा होगी, पोस्टर वॉर शुरू होगा और एक एक हाइप बना रहेगा दिल्ली चुनाव का। लेकिन कौन कौन से मुद्दे सर? एक भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात हो तो फिर शीला दीक्षित रही, उन्होंने दिल्ली को काबिले तारीफ सर बदला, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर घोटालों का जिक्र तो उस समय भी हुआ ना। आम आदमी पार्टी रही तो केजरीवाल पर एक ऐसा डेंट लगा जिसको शायद उस दाग को धो पाना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। और ये बीजेपी के लिए किस तरीके का मौका इस बार के दिल्ली चुनाव में आपको नजर आता है? कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है और कांग्रेस ज्यादा नुकसान या फायदा किसका पहुंचाएगी? केपी मलिक साहब। देखिए पूर्णिमा जी, अगर आप देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 सालों में लोगों को शीला दीक्षित याद आने लगी है।
दोनों पार्टियों की ऐसी नूरा कुश्ती चल रही है। आज भी अगर आप देखेंगे, मोटे तौर पे हम देखें, यहाँ पे 15 मिनट से हम बातें सुन रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, उन्होंने एक भी अपने काम ऐसे नहीं गिनाए जो पिछले 10 साल में कंक्रीट काम उन्होंने किए हों। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसे कोई काम नहीं बताए जो उन्होंने केंद्र सरकार में रहते हुए बहुत अच्छे किए हों। और अगर उनकी सरकार बनती है 5 साल में वो क्या क्या बताएंगे, क्या क्या बनाएंगे, उसका रोड मैप उन्होंने नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, भारतीय, जो मुझे एज ए विश्लेषक समझ में आता है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई कद्दावर नेता मुझे दिखाई नहीं देते जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, देखिए मैं केजरीवाल की यहाँ कोई तारीफ उस तरीके से नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से चुनाव दूसरे राज्यों में जीतती रही है और जिस तरह से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, उसी में केजरीवाल उनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जुमलेबाजी में वो भी कम नहीं है। आपको याद दिलाया कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने कि उनकी नीली वैगनार थी, उन्होंने मना किया था कि कोई भी सीएम 2 कमरों के फ्लैट में भी रह सकता है, तो वो मना भी कर सकते थे कि मुझे मुख्यमंत्री आवास इतना भव्य और इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं सामान्य मकान में रहूंगा। जबरदस्ती थोड़ी उनको धकेला गया कि आपको सीएम आवास में ही रहना है। ये नूरा कुश्ती होती है, जुमलेबाजी चुनाव में होती है, आज भी वही चल रही है और इसका जवाब जनता को देना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है कि 10 साल की जो सरकार है, इस बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जीरो पे बार बार आउट हो रही थी, मुझे कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेताओं को टिकट दिए हैं, इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कमजोर है। अब यहाँ पे रोजाना रैलियां प्रधानमंत्री और अमित शाह करेंगे और उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरा, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी पैठ बना चुके हैं। उनको वहां से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से संविधान और अमित शाह ने जो अम्बेडकर के ऊपर बयान दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित भी उनसे थोड़ा खपा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है, ऐसी भी आशंका मुझे नजर आती है। ठीक है संदर्भ जी, आप बीजेपी के ग्राउंड मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस तरीके से ग्राउंड मैनेजमेंट कर रही है? कुछ बातों का जिक्र अभी मलिक साहब ने किया, उन्हीं को बस कैरी फॉरवर्ड करते हुए, क्योंकि चेहरा नहीं, एक उन्होंने कहा चेहरा तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है कि बहुत जगह ऐसा रहा जहां पर उन्होंने चेहरा नहीं रखा, फिर भी राज्यों में चुनाव जीती और बहुत बड़े मार्जिन से जीती, जिसका रीसेंट एग्जांपल हमारे पास अभी महाराष्ट्र का है। आप हरियाणा में सैनी का नाम उन्होंने रखा था और ये क्लियर कर दिया था, लेकिन चेहरा नहीं रखे या रखे, ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पिछले चुनावों में क्लियर रिफ्लेक्ट हुआ है। बहुत सही कहा पूर्णिमा जी आपने। बीजेपी का मनोबल मुझे ऊंचा इस चुनाव में नजर आ रहा है, कारण बेहद साफ है। पहली बार केजरीवाल साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कमजोर हैं। कई मुद्दे हैं जो उनके विरुद्ध जा रहे हैं, चाहे शराब घोटाला का मुद्दा हो, चाहे यमुना का मुद्दा हो। बीजेपी का जो औसत कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपनी विजय देख रहा है। पूर्णिमा जी आप देख लीजिएगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा भी हरियाणा की लाइन पर जाने वाला है, अंत में विजय बीजेपी की होगी। केजरीवाल साहब पर कई वर्ग बहुत खफा हैं इन चुनावों में। एक तो बुद्धिजीवी वर्ग जो ये समझ रहा है ये फ्री में रेवड़ियां बांटने की राजनीति का कोई अंत नहीं है, अब कब तक बांटते रहेंगे। इस प्रकार की विचारधाराओं से ग्रस्त देश तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। पूर्णिमा जी, एक और मुद्दा जो मेरी नजर में है वह है भ्रष्टाचार। ये जो पूरा एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, अन्ना हजारे जी के समय से भी भ्रष्टाचार का मुद्दे पर चला, किंतु आज हम देख रहे हैं कि कई नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं। शराब घोटाले पे मेरी बात हो रही थी कल कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, सभी का विचार ये है कि क्या केजरीवाल जी अगर जीत भी जाएं तो क्या 5 साल अपने कंप्लीट कर पाएंगे, उसके पहले उनको सजा हो सकती है इस विशेष घोटाले में। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। नतीजे में फिर दोहराऊंगा, हरियाणा की तर्ज पर जाएंगे, विजय भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी इन विशेष चुनाव के। मैं जरा इसके और आधार में आपके साथ जानना चाहूंगी, जो अभी संदर्भ जी ने कहा, अब दलित, मुस्लिम और मलिक साहब ने भी उसका जिक्र किया, अगर ये वोटर्स नाराज हैं,
अगर सिख वोटर्स कहां जाएंगे या मुस्लिम वोटर्स कहां जा रहे हैं, जिनको कांग्रेस भी इस वक्त लुभाने की कोशिश कर रही है, वोट परसेंटेज। आवाज आ रही है सिंह साहब? कंफर्म कीजिएगा, शायद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। सिद्धार्थ जी आपके पास आ जाती हूँ इसी सवाल के साथ। अभी भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है सर जो बहुत हद तक डीपन जा चुका है, और ये बात आप भी समझते हैं, और इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं है सर, क्योंकि एक बहुत सीरियस इशू है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें अभी आप बेकसूर साबित नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको डेफिनेटली जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भुनाएंगी। बीजेपी कैसे इसको स्ट्रैटेजिकली ले जाने वाली, आम आदमी पार्टी इसको कैसे स्ट्रैटेजिकली ले जाने वाली है, और आपको क्या लगता है जब बीजेपी बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को ग्राउंड पर लेकर आएगी, तथ्य रखेगी, और जो अभी फैक्ट्स हैं वो सामने हैं, तो उसको कैसे टैकल करेगी आम आदमी पार्टी? जी पूर्णिमा जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों में एक समानता थी कि वो तीनों हवा, पानी और भ्रष्टाचार, इन तीनों पे वो सवाल कर रहे थे। तीनों दोनों इन्हीं तीनों पे सवाल कर रहे थे, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। इसीलिए नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है या मामला गंभीर नहीं है, तो मैं तीनों चीज का एक एक करके जवाब दे देता हूँ, हवा का भी, पानी का भी, भ्रष्टाचार का भी। हमारे देश में ना 1000 साल पहले एक आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या। अब भाजपा के यशस्वी प्रधान जी दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली की ही हवा सांस लेते हैं, दिल्ली का ही पानी पीते हैं, 18-18 घंटा काम करते हैं, 56 इंच के शेर हैं, ऊपर से फकीर हैं, तो वो जब टंच हैं तो दिल्ली का हवा पानी भी टंच है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात भ्रष्टाचार की, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पैसों का हेर फेर होता है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और भाजपा के पास 6060 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड न्यायपालिका के अनुसार अवैध पैसा आ गया है, यह न्यायपालिका ने कह दिया है। तो भाजपा ने दिल्ली के प्रत्येक घर से 21,000 रुपए हड़पने के भ्रष्टाचार की बात खुद ही स्वीकार कर ली है। अब किसने कहा ये पैसा इलीगल है? इलीगल किसने कहा? मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल में सर फर्क होता है, बताने की जरूरत नहीं होगी शायद मुझे, आपको है क्या? जो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो इलीगल कैसे हो सकती है सर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कैसे हो सकता है, जरा बताइए। आपने कहा कि हवा पानी का कोई दिक्कत ही नहीं, गजब बात कर दी सर आपने, हवा पानी का कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। पॉल्यूशन से लोगों का बुरा हाल है, पानी उनको साफ मिलता नहीं। आतिशी जी वही जाके डैम और इधर उधर मीटिंग करती रहती है, पानी नहीं पहुंचता सर, और बारिश हो जाती है तो तालाब बन जाती है सड़कें। आप कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के नहीं, अभी आपने कहा, आपने एग्जाम्पल दिया कि वो यही रहते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं लगती? पूर्णिमा जी वो पेरिस का पानी सर, आपको दिक्कत नहीं लगती दिल्ली में हवा पानी की? गजब बात करते हैं सर। दिल्ली में रहते हुए दिल्ली वासियों से जरा पूछे कि उनको हवा पानी और गड्ढों से कितनी दिक्कत है। इसका मतलब दिल्ली का हवा पानी सर, काम जो नहीं दिख रहा उसका शिगुफा तो मत बनाइए सर। हवा तो खराब है ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधान जी जब स्वस्थ हैं, 18-18 घंटे बहुत प्रेम है सर आपको, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम है, ये पता लग रहा है। उसी के इर्द गिर्द आप घूमे जा रहे हैं सर। प्रधानमंत्री जी से बाहर निकलिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का काम बताइए ना सर, मैं तो उस पर फोकस कर रही हूँ। हाँ, अब बताते हैं अपना काम बताते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रमाणित भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड में असंवैधानिक गैर कानूनी पैसा लेके भाजपा ने किया है। इसकी तुलना आप आम आदमी पार्टी से कीजिए। यमुना के सर विजुअल्स है स्क्रीन पर, यमुना के विजुअल्स है सर, जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। और थोड़ा सा अभी वो कौन सी कहावत थी, सिंह साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की, यमुना के विजुअल्स दिखाएंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, शुरुआत इन्होंने इसी से की थी, शुरुआत इन्होंने इसी से की थी। अब ये कह रहे हैं सिंह साहब कि भाई जहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहते हैं उसी हवा में सांस लेते हैं, वहीं का वो पानी पीते हैं, मतलब सब ठीक है, मतलब दिक्कत ही नहीं दिल्ली में सर। हम यूं ही खांस रहे हैं, बात करते तो खांसते, बाहर निकलते तो पोल्यूशन अंदर लेते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत यह है कि आज से 10 साल पहले एक खांसने वाला मुख्यमंत्री आया था। सर अब तो हम सब खांस रहे हैं ना सर। हाँ, वो इतने पैसे हड़प चुके कि उनकी खांसी बंद हो चुकी है। वो दारू के ठेकों से इतने पैसे कमा कर अपने अंदर ले जा चुके हैं, उनकी खांसी बंद हो चुकी है। अब गरीब आदमी खांस रहा है, टोका नहीं। सिद्धार्थ भाई, मैंने आपको टोका क्या? अच्छी बात नहीं ना, ये अच्छी बात नहीं, टोका नहीं मैंने आपको।
सिद्धार्थ भाई सुनने की क्षमता रखो ना। अभी मैं थोड़ी दो बातें और बताता हूँ। सर मैं आपको अगली बात सुनाता हूँ ना, सुनिए ना। आप अपने घर पे बुलाकर अपनी राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट, महिला मेंबर पार्लियामेंट को पिटवाते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि केजरीवाल साहब कैसे मुख्यमंत्री है और कितना महिला सम्मान करते हैं। रुकिए ना साहब, रुकिए ना, तुम रुकिए ना जरा। सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, सुन लीजिए। फिर रंजीत जी को भी समय देना है मुझे। अच्छा सुन लीजिए सिंह साहब जल्दी से सर। जी दिल्ली के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर केंद्र सरकार ने दिया। दिल्ली के अंदर 7200 में से 1900 बसें दिल्ली सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने दी। इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी है। और अभी मुझसे पहले एक विश्लेषक कह रहे थे कि हमारा एजेंडा क्या, हम आज कहकर जा रहे हैं कि दिल्ली में पीने का पानी साफ सुथरा घर पे आएगा, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। और ये नहीं कि 5 साल, 1 साल के अंदर हर घर के अंदर साफ सुथरा पीने का पानी, जिसमें आपको आरओ की जरूरत नहीं या बोतल लेकर पानी की जरूरत नहीं। मतलब बोतल मतलब पीने के पानी की बोतल, नव वाली बोतल की बात नहीं कर रहा जो केजरीवाल साहब बांटते हैं। हाँ, दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो मैं पहले कह रहा था कि 15,000 बसें करके लास्ट में एक नट्यूटी देकर, ताकि दिल्ली में बहनों को सुविधा भी हो, घर से लेकर बस स्टैंड से लेकर आगे जहां तक जाना वहां की सुविधा भी हो। और यही नहीं, उसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर कम हो, इसकी भी यही चिंता करेगा। दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत लागू कर ये नहीं कि 60 साल से ऊपर या 60 साल से कम। हालांकि कोई 1.5 साल पहले तक ये कहते थे कि दिल्ली में सबका इलाज फ्री है। आयुष्मान भारत के अंदर सबका इलाज फ्री होगा। वो गरीब से गरीब आदमी हो, वो बच्चे से छोटा बच्चा हो, और वो बुजुर्ग से बुजुर्ग हो। दिल्ली में तो केंद्र की कुछ योजनाओं को इन्होंने दहलीज पर कदम भी नहीं रखने दिया ना। सिद्धार्थ जी एक सेकंड। मैंने सुना आपने क्या, सिद्धार्थ शर्मा कान से थोड़ा मशीन लगाओ। मैंने कहा सबका इलाज फ्री होगा, आपने कान में मशीन लगानी भूल गया। तो सबका इलाज फ्री होगा, आपकी तरह नहीं होगा। रंजीत जी, और उत्तराखंड के अंदर सबका इलाज फ्री है, आपकी जानकारी के लिए। रंजीत जी जल्दी से। पूर्णिमा जी देखिए, मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों को अब शीला दीक्षित की सरकार की याद आ रही है। आदरणीय शीला जी ने 15 साल दिल्ली में केवल काम किया। आज के समय में आप देखें जितने फ्लाईओवर्स हैं या जितने भी मेट्रो का काम हुआ या सीएनजी बसों का बेड़ा आया, नए स्टेडियम बने, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में आदरणीय शीला दीक्षित की सरकार ने बेहद सफलता से काम किया और बिना प्रचार प्रसार के काम किया। सवाल और उसका छोटा सा जवाब, फिर बाकी 2 से क्लोजिंग कमेंट लेके वाइंड अप करूंगी। रंजीत साहब, ये कैसे जनता को बताएंगे दिल्ली के बाहर हम साथ हैं और अंदर हम तुम्हारे हैं नहीं सनम? ये कैसे बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए सर। पूर्णिमा जी ऐसा है कि दिल्ली में तरक्की फिर से मुस्कुराएगी, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। दिल्ली में हाथ ही बदलेगा हालात इस बार। तो दिल्ली में कांग्रेस केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रही, इस बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और आगामी चुनाव में आपको दिल्ली की जनता फिर से शीला दीक्षित की सरकार की तरह यशस्वी सरकार बनाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार। 1 मिनट का टाइमर रखेंगे केपी मलिक सर के लिए, फिर संदर्भ जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगी। मलिक सर। देखिए पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से बात हो रही है, और अभी संदर जी ने तो घोषणा कर दी है कि दिल्ली में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, वो तो ज्योतिष लगते हैं। मैं इतना बड़ा ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार थी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने के लिए। 79 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और जमानत जब्त करा के आ गई। क्योंकि अगर आप देखें, सिर्फ 1.5 लाख वोटों का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हरियाणा में, और 2.5 लाख वोट आम आदमी पार्टी लेके आ गई। और वहां भाजपा की सरकार जो बनाने का श्रेय है, मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी को है। अब आम आदमी पार्टी कैसे भाजपा से बचेगी, ये भाजपा को देखना होगा। ठीक है सर, लेकिन जाहिर है कि अपनी इंडिविजुअल राजनीति भी, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, तो स्टेट में उनका अस्तित्व भी मजबूत तो रखना ही है, तो वो एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग खैर हो सकती है। संदर्भ जी एक क्लोजिंग कमेंट सर। अभी जो मलिक साहब ने कहा कि आप बड़े अच्छे भविष्य वक्ता है, टाइमर रखेंगे सर। मलिक साहब को ज्योतिष और धर्म में जो भी विरोध है वो मलिक साहब के साथ है, पर जमीनी सच्चाई ये भारतीय जनता पार्टी बहुत कैसे सर, जल्दी से 2-3 पॉइंट्स में अगर बता दे क्यों आपको ऐसे? वोटर में बहुत नाराजगी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध नाराजगी है। कांग्रेस का कोई, कांग्रेस कुछ मजबूत हो रही है पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी, एक भी सीट इस बार नहीं जीत पाएगी। केजरीवाल साहब का वोट काट रही है। बीजेपी
की तरफ बदलाव भी है। अच्छा, आपसे आपदा सिर्फ स्लोगन नहीं, आपको जमीन पर नजर आ रहा है। आप जब वायु देख रहे हैं, आप स्थितियां देख लीजिए, आप सड़क पर जमा पानी देख रहे हैं, आप स्थितियां देख लीजिए। ये सभी कारण हैं। आम वोटर आम आदमी पार्टी से खफा हमें नजर आ रहा है। यही सुदृढ़ होने का रास्ता है बीजेपी का। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी 30 का भी आंकड़ा इस चुनाव में पार नहीं कर पाएगी। मजबूती से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और हम बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बार देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो चेहरा उसका बता नहीं पा रहे हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है।